तो हमारा मिशन आज का उन गोल्स, टेक्निक्स और सेंसिटिविटीज को एक्सप्लोर करना जो एक मजबूत एडवोकेट क्लाइंट मतलब एसी रिलेशनशिप बनाते हैं और खासकर डोमेस्टिक वायलेंस जैसे चैलेंजिंग केसेस में। ओके, लेट्स अनपैक दिस क्रूशियल रिलेशनशिप। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहली मीटिंग से शुरू करते हैं, द इनिशियल क्लाइंट इंटरव्यू। ये पहला कदम कितना है हमें? जाहिर है ये सिर्फ फैक्ट्स जमा करने से तो कहीं ज्यादा है। बिल्कुल। और यहाँ जो चीज बहुत दिलचस्प है वो है गोल्स की ड्युअलिटी। मतलब दोनों तरफ लॉयर और क्लाइंट अपने अपने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के साथ आते हैं इस मीटिंग में। अच्छा। हाँ, अगर लॉयर के नजरिए से देखें तो गोल्स काफी क्लियर है, जरूरी फैक्ट्स और कोई भी लीड्स हासिल करना। क्लाइंट का वर्जन ऑफ इवेंट समझना कि हुआ क्या था उनकी नजर में, और सबसे जरूरी एक प्रोफेशनल एडवोकेट क्लाइंट यानी एसी रिलेशनशिप की नींव रखना। मतलब एक ऐसा रिश्ता जो रिस्पेक्ट और म्यूचुअल ट्रस्ट पर आधारित हो। तो फैक्ट्स के अलावा इस पहली मुलाकात का एक बड़ा हिस्सा वो कनेक्शन बनाना भी है ना? एक रैपो बिल्ड करना। एग्जैक्टली, रैपो एस्टैब्लिश करना बहुत जरूरी है। इसके लिए ओपन क्वेश्चंस पूछना, एक्टिव लिसनिंग करना, मतलब सिर्फ सुनना नहीं बल्कि समझना और ये जताना कि आप समझ रहे हैं। हाँ, ये एक्टिव लिसनिंग सुनने में आसान लगता है पर है नहीं। ये टेक्निक्स बहुत काम आती हैं। लॉयर को क्लाइंट के गोल्स भी क्लैरिफाई करने होते, लेकिन और ये जरूरी है बिना किसी नतीजे पे जल्दी कूदे। मतलब प्रीमेच्योरली कंक्लूजन्स पे नहीं पहुंचना है। फिर आती हैं प्रैक्टिकल चीजें। क्लाइंट से ऑथराइजेशन लेना, एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप बनाना जिसके लिए एक रिटेन अग्रीमेंट जरूरी है। कॉन्फ्लिक्ट चेक करना होता है कि कहीं हितों का टकराव तो नहीं। फीस डिस्कस करनी होती है। ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये एक्सपेक्टेशंस को क्लियर करता है दोनों तरफ से। और लॉयर को उसी स्टेज पर यह भी तय करना होता है कि वो केस ले सकते हैं या नहीं। हाँ बिल्कुल, केस एक्सेप्टेंस का फैसला भी लॉयर के गोल्स का हिस्सा है। ये उनकी प्रोफेशनल एक्सपर्टीज पर निर्भर करता है, उनके पास टाइम है या नहीं, और कभी-कभी उनके प्रोफेशनल वैल्यूज पर भी। अच्छा। और आखिर में क्लाइंट को केस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट करना भी एक गोल है। ये तो हुई लॉयर की बात, लेकिन क्लाइंट जब दरवाजा खटखटाता है वकील के ऑफिस का, उनके मन में क्या चल रहा होता है? उनके क्या गोल्स होते हैं? क्लाइंट के गोल्स भी उतने ही लेयर्ड होते हैं। सबसे पहले एक बहुत स्ट्रांग इच्छा होती है अपनी कहानी, अपनी परेशानी किसी ऐसे प्रोफेशनल को सुनाने की जो मदद कर सके। वो चाहते हैं कि उन्हें सुना जाए, बस कोई सुन ले। वो इंटरव्यू के फ्लो पर कुछ हद तक कंट्रोल भी चाहते हैं। कंट्रोल? किस तरह का कंट्रोल? मतलब वो अपनी कहानी अपने तरीके से बताना चाहते हैं, अपनी पेस पर। उन्हें रीअश्योरेंस चाहिए, एक इमोशनल कनेक्शन चाहिए। इमोशनल कनेक्शन लॉयर से? हाँ बिल्कुल, वैसे जैसे हम एक अच्छे डॉक्टर या मैकेनिक से उम्मीद करते हैं कि वो हमारी प्रॉब्लम को सीरियसली लेंगे, हमें समझेंगे। अच्छा, इंटरेस्टिंग एनालॉजी है। और यही एक्सपीरियंस, यही पहली मुलाकात उनके फैसले का आधार बनता है कि क्या वो इस लॉयर के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं या नहीं। और यहाँ सोर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट करता है, क्लाइंट की ऑटोनॉमी। सोर्स कहता है, एनबी, यू शुड ऑलवेज अप्रोच रिलेशनशिप एज इफ द क्लाइंट हैज अ चॉइस बिकॉज शी डज। ये एहसास कि उनके पास चॉइस है, ये कितना क्रिटिकल है? ये बेहद क्रिटिकल है। ये सिर्फ एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, ये क्लाइंट की ऑटोनॉमी और डिग्निटी को रिस्पेक्ट करना है। ये फेयरनेस के एक बड़े सिद्धांत से जुड़ा है जिसे हम नेचुरल जस्टिस कहते हैं। हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का और डिसीजन प्रोसेस में शामिल होने का हक है। क्लाइंट को एजेंसी फील होनी चाहिए, एम्पावर्ड फील होना चाहिए। तो इमोशनल नीड्स के साथ साथ उनके कुछ ठोस गोल्स भी होते होंगे केस को लेकर? बिल्कुल, सब्सटेंटिव रिजल्ट्स हासिल करना तो प्राइमरी गोल होता ही है। जैसे डोमेस्टिक वायलेंस के केस में फौरी गोल हो सकता है वायलेंस को रोकना। हाँ बिल्कुल, सेफ्टी। या फिर डिवोर्स केस में फेयर मेंटेनेंस यानी गुजारा भत्ता सिक्योर करना। वो अपने लीगल ऑप्शन समझना चाहते हैं, क्या रास्ते हैं उनके पास, कोर्ट प्रोसेस कैसे चलता है, उनकी पिटिशन पर कैसा जजमेंट आ सकता है, ओवरऑल लीगल सिस्टम से क्या एक्सपेक्ट करें, फीस कितनी होगी, ये भी एक जरूरी प्रैक्टिकल सवाल है उनके लिए। जाहिर है। और आखिर में क्लोजर, आगे क्या स्टेप्स होंगे, टाइमलाइन क्या होगी, ये क्लैरिटी वो चाहते हैं। गोल्स तो क्लियर हो गए, पर इन गोल्स तक पहुंचे कैसे? आप असल में वो रिलेशनशिप पहली मीटिंग में बनाते कैसे हैं? यहाँ पर कुछ खास टेक्निक्स काम आती होंगी। हाँ, और ये सिर्फ लीगल स्किल्स नहीं है, ये ह्यूमन स्किल्स है। छोटी छोटी चीजें मैटर करती हैं। शुरुआत में थोड़ी स्मॉल टॉक करना, टेंशन कम करने के लिए, ऑफिस का कंफर्टेबल सेटअप, लॉयर का प्रोफेशनल अपीयरेंस,
उनकी सिंसेरिटी और जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाना, ये सब क्लाइंट को कंफर्टेबल फील कराने में मदद करता है। अच्छा। ना अलग है, एक्टिव लिसनिंग में आप सिर्फ शब्द नहीं, इमोशन, टोन, बॉडी लैंग्वेज सब पर ध्यान देते हैं। ओके। आप बीच-बीच में सिर हिलाकर ओके कहकर या छोटी समरी देकर ये कन्वे करते हैं कि आप एंगेज्ड हैं, आप समझ रहे हैं। इसके अलावा पैसिव लिसनिंग, सिर्फ चुप रहना, साइलेंस का स्ट्रेटेजिक इस्तेमाल, ये सब भी टूल्स हैं। लेकिन एक्टिव लिसनिंग सबसे पावरफुल है ट्रस्ट बनाने के लिए। मुश्किल इसलिए है क्योंकि हमारा दिमाग अक्सर अगला सवाल सोचने लगता है या जजमेंट्स बनाने लगता है। इट रिक्वायर्स कॉन्शियस एफर्ट टू स्टे प्रेजेंट। समझ गया। और सवाल पूछने का सही तरीका क्या है? क्या सीधे पॉइंट पर आ जाना चाहिए या? नहीं, शुरुआत हमेशा ओपन एंडेड क्वेश्चन से होनी चाहिए। जैसे, आप मुझे अपने प्रॉब्लम के बारे में शुरू से बता सकते हैं? अच्छा। ताकि क्लाइंट अपनी स्टोरी अपने नैरेटिव में, अपने फ्लो में बता सके। प्रीमैच्योर प्रोबिंग यानी शुरू में ही बहुत स्पेसिफिक क्लोज्ड क्वेश्चंस जिनका जवाब हाँ है ना में हो, पूछने से बचना चाहिए। क्यों बचना चाहिए? इससे क्लाइंट को लग सकता है कि लॉयर उनकी नहीं, अपनी ही कहानी सुनना चाहता है या वो जल्दी में है। तो पहले क्लाइंट को स्पेस देना है, लेकिन डिटेल्स तो चाहिए होंगी आखिरकार। हाँ, बिल्कुल। जब एक बार ब्रॉड ओवरव्यू मिल जाए, तब स्पेसिफिक डिटेल्स के लिए टी फनल टेक्निक काफी इफेक्टिव है। टी फनल, ये क्या है? इसमें आप एक ब्रॉड ओपन क्वेश्चन से शुरू करते हैं, फिर क्लाइंट के जवाब के आधार पर धीरे धीरे ज्यादा स्पेसिफिक नैरो क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे फनल होता है ना, ऊपर से चौड़ा, नीचे से संकरा। ओके, गॉट इट। ये इन्फॉर्मेशन को सिस्टमैटिकली गैदर करने में मदद करता है, बिना क्लाइंट के फ्लो को अचानक तोड़े। और ये सब करते हुए नॉन जजमेंटल रहना बहुत जरूरी है। स्ट्रक्चर हेल्प्स दोनों के लिए, लॉयर और क्लाइंट। एक रेकमेंडेड फ्लो कुछ इस तरह हो सकता है। बताइए। पहला, ओपनिंग। एक ब्रॉड ओपन एंडेड क्वेश्चन से शुरू करें, जैसे प्लीज टेल मी अबाउट योर प्रॉब्लम, हाउ इट बिगैन एंड व्हाट यूड लाइक टू डू अबाउट इट। दूसरा, क्रोनोलॉजिकल ओवरव्यू। क्लाइंट को अपनी कहानी बताने दें। लॉयर यहाँ एक्टिव लिसनिंग करेगा, मिनिमल इंटरप्शन के साथ एनकरेज करेगा। ओके। तीसरा, प्रेपरेटरी एक्सप्लेनेशन। क्लाइंट को स्टेप बाय स्टेप, इवेंट बाय इवेंट बताने को एनकरेज करना, उनके अपने शब्दों में। ठीक है। जब क्लाइंट अपनी स्टोरी बता चुके हों, तब लॉयर इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना शुरू करता है। यहाँ टी फनल इस्तेमाल हो सकता है, स्पेसिफिक टॉपिक्स पर डीप डाइव किया जा सकता है। अच्छा, ये एक तरह से केस की स्ट्रैटेजी बनाने जैसा हुआ। हाँ, बिल्कुल। लॉयर फैक्ट्स को वेरीफाई करेगा, अगर कोई इनकंसिस्टेंसी है तो उससे जेंटली एड्रेस करेगा। ये स्टेज एक तरह से केस की इनिशियल स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट का है। और आखिर में पांचवा, कंक्लूजन। इंटरव्यू के एंड में नेक्स्ट स्टेप्स क्लियर होने चाहिए। लॉयर क्या करेगा, कब तक करेगा, क्लाइंट को क्या इन्फॉर्मेशन लानी है, फी स्ट्रक्चर डिस्कस करना, और फाइनली अगर दोनों सहमत हैं तो फॉर्मली रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करना, एक साइंड रिटेनर अग्रीमेंट के जरिए, द कॉन्ट्रैक्चुअल पार्ट। ये स्ट्रक्चर क्लाइंट को अपनी बात कहने का मौका देता है और लॉयर को जल्दबाजी में किसी नतीजे पर पहुंचने से रोकता है, जिसे आपने प्रीमेच्योर डायग्नोसिस कहा। एग्जैक्टली। लेकिन हर इंटरव्यू इतना स्मूथ तो नहीं चलता होगा। कभी-कभी चीजें मेसी हो सकती हैं। What about unexpected situations और chaos? बिल्कुल, इंटरव्यूज मेसी हो सकते हैं, क्लाइंट इमोशनल हो सकता है, कहानी टुकड़ों में आ सकती है। यहाँ लॉयर का गेटिंग कंफर्टेबल विद chaos वाला एटीट्यूड काम आता है। ओपन रहना, इनकरेजिंग रहना, नॉन जजमेंटल रहना, ये प्रिंसिपल्स यहाँ भी अप्लाई होते हैं। अगर लॉयर को लगता है कि टॉपिक बदलना जरूरी है, तो क्लाइंट से परमिशन लेनी चाहिए। परमिशन लेना? हाँ, ये रिस्पेक्ट दिखाता है। एक सिंपल सा फ्रेज जैसे, क्या हम थोड़ी देर के लिए दूसरे टॉपिक पे बात कर सकते हैं? मुझे लगता है ये इम्पोर्टेंट है, बहुत फर्क डाल सकता है। सही बात है। और नॉन वर्बल क्यूज, आपकी टोन ऑफ वॉइस, बॉडी लैंग्वेज, इनका इम्पैक्ट ऐसे मोमेंट्स में बहुत ज्यादा होता है। और इन्फॉर्मेशन शेयरिंग की बात करें तो लॉयर को क्या बताना चाहिए क्लाइंट को और कब? सोर्सेज में इस पर क्या गाइडेंस है? क्या पर्सनल ओपिनियन शेयर करना ठीक है? अच्छा, फोकस प्रोफेशनल एडवाइस पर होना चाहिए। लॉयर को रेलेवेंट लीगल प्रिंसिपल्स, लीगल ऑप्शंस, कोर्ट प्रोसीजर्स के बारे में बताना चाहिए जब सही समय हो। जैसे अगर क्लाइंट के सवाल से रिलेटेड है तो ज्यूरिसडिक्शन मतलब कोर्ट का अधिकार क्षेत्र, या उनके फंडामेंटल राइट्स के बारे में बेसिक जानकारी दे सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मंत्र है अवॉइड प्रीमेच्योर डायग्नोसिस। फिर से वही बात। हाँ, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। जब तक पूरी कहानी ना सुन ले, सारे रेलेवेंट फैक्ट्स गैदर ना कर ले, तब तक कोई डेफिनेटिव लीगल ओपिनियन
या स्ट्रैटेजी प्रेजेंट करने से बचना चाहिए। ये प्रीमेच्योर डायग्नोसिस से बचना इतना क्रिटिकल क्यों है? क्लाइंट तो शायद तुरंत जवाब चाहता हो। ये एक्यूरेसी और ट्रस्ट दोनों के लिए क्रिटिकल है। अधूरी इन्फॉर्मेशन पर बेस्ड एडवाइस गलत हो सकती है और क्लाइंट को नुकसान पहुंचा सकती है। जाहिर है। और अगर लॉयर बार बार अपनी शुरुआती असेसमेंट बदलता है क्योंकि नई इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो क्लाइंट का ट्रस्ट कम हो सकता है। धैर्य रखकर पूरी पिक्चर समझकर दी गई एडवाइस पर क्लाइंट का कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है। मेक सेंस। अब एक स्पेसिफिक एरिया पर फोकस करते हैं जो सोर्सेज में काफी जोर देकर बताया गया है, डोमेस्टिक वायलेंस केसेस। यहाँ सेंसिटिविटी का लेवल और भी बढ़ जाता है। बिल्कुल। डोमेस्टिक वायलेंस केसेस में स्टैंडर्ड इंटरव्यू टेक्निक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा लेयर्स ऑफ अवेयरनेस और सेंसिटिविटी की जरूरत होती है। यहाँ क्लाइंट की फीलिंग्स और नॉन लीगल नतीजे सबसे इम्पॉर्टेंट, उनकी सेफ्टी सर्वोपरि होते हैं। लीगल स्ट्रैटेजी हमेशा सेफ्टी कंसिडरेशंस के साथ अलाइन होनी चाहिए। सेफ्टी के अलावा और क्या स्पेसिफिक कंसिडरेशंस होते हैं ऐसे केसेस में? एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है कि क्लाइंट PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर या ट्रॉमा के इफेक्ट से जूझ रहा हो या रही हो। इसका असर उनकी मेमोरी पर, इमोशनल रेगुलेशन पर और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी पर पड़ सकता है। इसलिए लॉयर को पेशेंट और अंडरस्टैंडिंग होना पड़ता है। कंटिन्यूअस सेफ्टी प्लानिंग जरूरी है, सिर्फ इंटरव्यू के टाइम नहीं, बल्कि पूरे लीगल प्रोसेस के दौरान। सोर्सेज में लॉयर के अपने बैकग्राउंड का भी जिक्र है, जैसे रेस, क्लास, जेंडर का इम्पैक्ट। हाँ, सोर्स इस बात पर ध्यान दिलाता है कि लॉयर का अपना रेस, इकोनॉमिक क्लास या जेंडर उनकी क्लाइंट को इफेक्टिवली काउंसिल करने की एबिलिटी को इम्पैक्ट कर सकता है। कैसे? हो सकता है उनके कुछ पोटेंशियल ब्लाइंड स्पॉट्स हों या वो क्लाइंट के पर्सपेक्टिव को पूरी तरह ना समझ पाए। इसके लिए सेल्फ अवेयरनेस बहुत जरूरी है। तो इस पोटेंशियल चैलेंज को कैसे एड्रेस किया जाए? एक की रेकमेंडेशन है पार्टनरशिप मॉडल अडॉप्ट करना। पार्टनरशिप मॉडल यानी लॉयर एक्सपर्ट की तरह सिर्फ सॉल्यूशंस ना दे, बल्कि क्लाइंट के साथ मिलकर काम करे, क्लाइंट को एम्पावर करे कि वो खुद ऑल्टरनेटिव्स एक्सप्लोर करें, उनके नतीजों के बारे में सोचें। अच्छा। लॉयर को अपने पर्सनल व्यूज को आइडेंटिफाई करना चाहिए और ये पक्का करना चाहिए कि वो उनकी एडवाइस को इन्फ्लुएंस ना करें। ये एक लगातार सेल्फ रिफ्लेक्शन का प्रोसेस है। डॉक्टर मैरी एन डटन की कुछ स्पेसिफिक एडवाइस भी मेंशन की गई हैं सोर्सेज में डीवी केसेस के लिए। यस, डॉक्टर डटन जो एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और इस फील्ड में एक्सपर्ट हैं, कुछ क्रूशियल पॉइंट्स बताती हैं। जैसे? पहला, विलिंगनेस टू हियर डिटेल्स। लॉयर को वायलेंस के रेलेवेंट डिटेल्स सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन सिर्फ सेंसेशनल डिटेल्स में इंटरेस्ट लेने, वॉयरिज्म से बचना चाहिए। फोकस इंफॉर्मेशन गैदरिंग पर हो। दूसरा, सपोर्ट एंड वैलिडेशन। प्रोफेशनल रोल बनाए रखते हुए भी ह्यूमन कनेक्शन जरूरी है। क्लाइंट के एक्सपीरियंसेस को वैलिडेट करना, उन्हें सपोर्ट देना इंपॉर्टेंट है। सही है। तीसरा, अंडरस्टैंडिंग पावर डायनामिक्स। लॉयर क्लाइंट रिलेशनशिप में एक पावर इम्बैलेंस होता ही है। लॉयर को इसके प्रति कॉन्शियस रहना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि डिसीजन मेकिंग पावर क्लाइंट के पास रहे। क्लाइंट को एम्पावर करना है, उनके लिए डिसीजंस नहीं लेने हैं। ये बहुत जरूरी बात है। और चौथा, अवेयरनेस ऑफ कंपैशन फटीग। ऐसे मुश्किल केसेस पर काम करने वाले प्रोफेशनल्स को कंपैशन फटीग या सेकेंडरी ट्रॉमेटिक स्ट्रेस का रिस्क रहता है। इसके साइंस को पहचानना और सेल्फ केयर करना जरूरी है। ये सारे पॉइंट्स डिटेल्स ध्यान से सुनना। वैलिडेशन, एम्पावरमेंट, सेल्फ अवेयरनेस, ये सब घूम फिरकर उसी कोर फाउंडेशन पर वापस आ जाते हैं। एम्पैथी और रिस्पेक्ट के जरिए ट्रस्ट बनाना। बिल्कुल। तो इस पूरी गहरी चर्चा को समेटते हैं। व्हाट डज दिस ऑल मीन? हमने देखा कि इनिशियल इंटरव्यू और काउंसलिंग सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं, ये लॉयर क्लाइंट रिलेशनशिप की जान है। हाँ। इसके लिए स्पेसिफिक स्किल्स चाहिए। एक्टिव लिसनिंग, स्ट्रेटेजिक क्वेश्चनिंग, एम्पैथी, एक स्ट्रक्चर फॉलो करना मदद करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, सेंसिटिविटी और अवेयरनेस, स्पेशली डोमेस्टिक वायलेंस जैसे कॉम्प्लेक्स और डेलिकेट सिचुएशंस में। एसेंशियली इफेक्टिव लीगल हेल्प एक इफेक्टिव, रिस्पेक्टफुल ह्यूमन कनेक्शन से शुरू होती है, जो क्लियर प्रिंसिपल्स पर बनी हो। बिल्कुल सही। और जैसा हमने शुरू में माना, भले इन सोर्सेज में स्पेसिफिक केस लॉज या जज के कोर्ट्स नहीं थे, ये जो प्रैक्टिकल प्रिंसिपल्स हमने डिस्कस किए, क्लाइंट की ऑटोनॉमी को रिस्पेक्ट करना, रेपो बिल्ड करना, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच फॉलो करना, क्लाइंट के गोल्स को सेंटर में रखना, सेफ्टी को प्रायोरिटाइज करना, खासकर डीवी केसेस में,
ये सब एथिकल और इफेक्टिव लीगल प्रैक्टिस का बेडरॉक है, उसकी बुनियाद है। ये प्रिंसिपल्स पक्का करते हैं कि लॉयर्स सिर्फ कानून ना जाने बल्कि इंसान को समझे। सही। जो रिटेनर अग्रीमेंट बनता है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है जो ड्यूटीज डिफाइन करता है, और नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल कि हर किसी को सुना जाए, इस पूरे प्रोसेस में शामिल होना चाहिए। फंडामेंटल राइट्स जैसे क्लाइंट की डिग्निटी, सेफ्टी, ये सब गाइडिंग प्रिंसिपल्स होने चाहिए। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, ये स्किल सिर्फ इंडिविजुअल केसेस जीतने के लिए नहीं है, ये पक्का करते हैं कि हमारा लीगल सिस्टम सिर्फ एक डराने वाला स्ट्रक्चर ना बना रहे, बल्कि वो लोगों के लिए सच में एक्सेसिबल हो, उनकी जरूरतों के प्रति रेस्पॉन्सिव हो। इट्स अबाउट ह्यूमनाइजिंग द लॉ। दैट्स अ पावरफुल थॉट। और सुनने वालों के लिए एक फाइनल सवाल छोड़ जाते हैं जो इन सोर्सेस से थोड़ा आगे की सोच को एनकरेज करता है। जो पावर डायनामिक्स हमने डिस्कस किए, स्पेशली डोमेस्टिक वायलेंस जैसे सेंसिटिव केसेस में, उन्हें ध्यान में रखते हुए लीगल प्रोफेशनल्स लगातार अपने खुद के बायस को कैसे चेक कर सकते हैं और ये कैसे पक्का कर सकते हैं कि वो सच में अपने क्लाइंट्स को एम्पावरिंग कर रहे हैं, न कि अनजाने में उन्हें अपने अजम्पशंस या पर्सपेक्टिव के बेस पर डायरेक्ट कर रहे हैं। बहुत जरूरी सवाल है ये सोचने के लिए। इस इंटरेस्टिंग एक्सप्लोरेशन को यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।